वैदिक विज्ञान के साथ जोड़ करके समझेंगे एनर्जी सिस्टम को। लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे वैदिक विज्ञान में कहा गया है प्राणा। क्या ये भावनात्मक है, इमोशनल है? थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हुआ फीमेल के अंदर बाल आने शुरू हो जाते हैं। शरीर की जब हमारी मानव की बात होती है तो हम कहते हैं जीवात्मा। क्या होता कि अगर एंडोक्राइन सिस्टम या इम्यून सिस्टम की खोज नहीं हुई होती? प्राण चले गए नहीं बोलते, प्राण पखेरु उड़ गए बोलते। जीवात्मा एक जीव है और एक उसके अंदर आत्मा है, और फिर कहते हैं कि जीव इधर रह गया, आत्मा चली गई। आत्मा के साथ जीव, क्या वो जीव ही एनर्जी है? जिसे देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता या सुना नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता। दोस्तों नमस्कार, और नव वर्ष में नव ऊर्जा के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जब बात मकर संक्रांति की होती है तो यह एक ऐसा त्योहार है जो 14 जनवरी को मनाया जाता है, और भारत के सभी राज्य, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के साथ साथ पूरा देश भी इसी के आसपास एक त्योहार मनाता है। नाम अलग हो गए हैं। मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, सूर्य देव की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य जो है वह एनर्जी का द्योतक है। हमें जो एनर्जी मिलती है, इवन हमें नहीं, इस पूरी सृष्टि को जो एनर्जी मिलती है वो कहीं ना कहीं सूर्य से मिलती है। बात जब एनर्जी की आती है, बात जब ऊर्जा की होती है, तो भौतिक शास्त्र यानी आपका फिजिक्स कहता है कि ये ऊर्जा है जो है, ये एनर्जी जो है वो 4 प्रकार की होती है। फिजिकल होती है, केमिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, थर्मल होती है। ये भी कहते हैं कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही एनर्जी नष्ट की जा सकती है, यह केवल चेंज होती है। मगर ये सारी एनर्जी को ना दोस्तों, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर थर्मल हो, ये सारी एनर्जी को भी किसी न किसी से एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी सूर्य से मिलती है, ये सब जानते हैं। सोलर एनर्जी। हमें भी एनर्जी चाहिए कुछ काम करने के लिए, इवन जो बोल रहा हूं इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। मगर ये जो एनर्जी हमारे अंदर बन रही है, इसे बनाने के लिए वो एनर्जी कहाँ से आती है? सही समझा आपने। कोविड के बाद पूरा विश्व जो है वो एक एनर्जी की बात करने लगा है। 2 प्रकार की बातें बहुत ज्यादा चल रही है, और अब कहीं ना कहीं बातें अध्यात्म की होने लगी है। और जब अध्यात्म की बात होती है तो एक स्पेशल टाइप की एनर्जी की बात कही जाती है, और वो होता है लाइफ फोर्स एनर्जी या प्राणिक ऊर्जा की। तो आज हम समझेंगे प्राणिक ऊर्जा, और जो सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सारी एनर्जी को समझेंगे। मगर फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ में आध्यात्मिक वर्ल्ड में एनर्जी का क्या महत्व है, कैसे जुड़ते हैं, इन सारी विषयों पे आज हम बात करेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ में बात करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो की तरह, हमेशा की तरह, क्योंकि जो बातें आज यहाँ पे होंगी और इस जो चैनल पे होती हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी। और निश्चित रूप से यह पहला वीडियो अब तक का जा रहा है यूट्यूब चैनल पे, जब हम बात करेंगे मॉडर्न मेडिकल साइंस को वैदिक विज्ञान के साथ जोड़ करके समझेंगे एनर्जी सिस्टम को। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और जुड़ने के लिए। नमस्कार पांडे जी। पांडे जी, आपने बात कही कि सूर्य भगवान से एनर्जी मिल रही है और 4 प्रकार की एनर्जी की बात आपने कही, लेकिन इस 4 प्रकार की एनर्जी के बियॉन्ड एक एनर्जी और है जो है सटल है, जिसे देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता या सुना नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। सटल 5 सेंसी से उसे हम फील नहीं कर सकते, 6 सेंस से फील कर सकते हैं। जैसे गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी को, सन की एनर्जी को देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सटल एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे वैदिक विज्ञान में कहा गया है प्राणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे आज मॉडर्न वे में, मॉडर्न तरीके से समझने की जरूरत है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग वाया एनर्जी। लेकिन जब ये एनर्जी है सब कुछ, और सब चीज एनर्जी से ही कनेक्टेड है, तो इस एनर्जी को कैरी करने के लिए कोई सिस्टम भी तो होगा। जैसे ब्लड को बॉडी में कैरी करने के लिए कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आर्टरीज और वेन का जाल बिछा है। तो ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, प्राणा है, जो हमारे शरीर में भी बहती है, क्या उसको कैरी करने के लिए भी कोई सिस्टम है? ये नाड़ी और चक्र क्या होते हैं? और ये जो प्राण है, जिसको कहते हैं कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण चले गए, जीवित और मृत में तो डिफरेंस है प्राण का, लेकिन क्या जीवित रहते हुए प्राणों का इम्बैलेंस होने से बीमारियां आ रही हैं? क्या प्राण इम्बैलेंस होने से मेंटल हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं? और क्या प्राण ऊर्जा को
चेक किया जा सकता है मशीनों से? और क्या इसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है? और क्या प्राण ऊर्जा को ठीक करने की कुछ क्रियाएं भी हैं, कुछ मॉडर्न साइंसेस भी हैं, कुछ मशीन्स भी हैं और कुछ वैदिक क्रियाएं हैं क्या? ये सारा ताना बाना आज के हम इस एपिसोड में समझेंगे। चले, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी कहा जाता है तो प्राण चले गए नहीं बोलते, प्राण पखेरु उड़ गए बोलते उड़ हैं। गए। यानी एनर्जी जाती नहीं, एनर्जी उड़ती ही उड़ है। गए। ट्रांसफर हो जाती है तो उड़ जाएगी एनर्जी, कहते हैं ना, लाइट गोल हो गई हम बोलते हैं, राइट। है ना? तो एक ये। दूसरी अगर आप में एक और बात आती थी कि हम जब आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बातें मॉडर्न तरीके में अध्यात्म की जाएगी, तो एक बात आती है आत्मा। मगर शरीर की जब हमारी मानव की बात होती है तो हम कहते हैं जीवात्मा। हम्म। कि जो है वह जीवात्मा थी, ये कहा जाता है। आत्मा अलग हो गई और जीव अलग हो गया। अब एग्जैक्टली ये समझना है, आत्मा के साथ जीव, क्या वह जीव ही एनर्जी है? राइट। तो ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं कि जीवात्मा, एक जीव है और एक उसके अंदर आत्मा है, हम्म, और फिर कहते हैं कि जीव इधर रह गया, आत्मा चली गई हम्म, जब डेथ होती है, प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसी को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे दो पार्ट हैं, एक फिजिकल और एक मेटाफिजिकल, एक भौतिक, एक पराभौतिक। जो भौतिक है, जो 5 तत्वों से बना है ये शरीर, 60 ट्रिलियन सेल्स की ये ब्यूटीफुल मशीन है। इसमें छोटे-छोटे स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, है ना? आइस कैमरा है, ईयरफोन है, हम्म, स्पीकर है, हार्ट एक टुल्लू हम्म, पंप, वाटर पंप की तरह काम कर रहा है, स्टमक, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर है, किडनी फिल्टर हैं, ऐसे किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। राइट, और ब्रेन का कंप्यूटर इसे कंट्रोल करता है, ठीक है? और माइंड जो हमारे सोचने और समझने की शक्ति है, जिससे हम डिसीजंस लेते हैं, जिससे हम महसूस करते हैं चीज़ों को, वो है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं है वो। तो माइंड एक पहला चीज़ आता है जो बॉडी और ब्रेन के बियॉन्ड इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, हम्म, जिसके ऊपर साइकोलॉजी और साइकेट्री की पूरी ब्रांच बनाई गई। कुछ समय सालों पहले अगर हम बात करें 100-200 साल पहले, जब तक साइकेट्री और साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं थी, तो माइंड का वजूद नहीं था, मन का कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, इन सब से मन को नहीं समझा गया और डॉक्टर्स ने पाया कि हाँ, कोई चीज है जो मिसिंग है मेडिकल साइंस के अंदर, जिसको समझना जरूरी है। तब फिर साइकोलॉजिस्ट आए, सेगमेंट फ्रॉड आए, उन्होंने मन को समझा और मन को फिर एक ब्रांच की तरह डिवाइड कर दिया, साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। यानी मन की एक एनर्जी थी जो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर फ्लो हो रही थी और उससे फिर लोगों को समझ में आया कि हाँ, कुछ चीज मिसिंग है और फिर उसे साइंटिफिक वे में एक ब्रांच बना दिया गया। हम आज भी देखते हैं जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, डाउन फील करता है, तो उसकी एनर्जी कम होती है। उसे एक अच्छी न्यूज़ सुना दो, इमीडिएट उसकी एनर्जी बढ़ गई। जब आप अपनी किसी आपके मनपसंद कुछ काम हो जाता है, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब आपके मन मुताबिक कोई काम नहीं होता, एनर्जी डाउन हो जाती है। जब आप अपने किसी प्रिय से मिलते हैं जो आपको बहुत पसंद है, एनर्जी बढ़ जाती है। जब आप ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसको आप मिलना पसंद नहीं करते, एनर्जी डाउन हो जाती है। यानी कि मन के द्वारा आपके बॉडी के अंदर में कोई ऐसी चीज है जो प्लस माइनस हो रही है। आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी अफेक्ट हो रही है, आपके बॉडी के हार्मोन्स अफेक्ट हो रहे हैं। किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा नहीं, किसी एक एंटिटी के द्वारा, जिसे कहा गया मन। और इस मन के द्वारा फिर पूरा एक विज्ञान बन गया। लेकिन मन के बियॉन्ड अगर हम बात करें, आपने देखा कि आप किसी जगह पे चले जाइए, चाहे आपके पसंद का हो चाहे नहीं हो, अगर वहां एनर्जी ज्यादा है तो आप इमीडिएट एनर्जेटिक हो जाते हैं। जैसे हम पहाड़ों पे गए, पानी के पास गए, समंदर के पास गए, झरने के पास गए, किसी टेम्पल में गए, किसी स्पिरिचुअल प्लेस में गए, चाहे पर्सन आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो या नहीं हो, तो भी वो एनर्जेटिक फील करता है। चाहे वो किसी भी मूड में हो, चाहे वो डिप्रेस हो तो भी जाएगा, तो भी एनर्जेटिक फील करेगा। अच्छा फूल कर रहा है तो भी जाएगा, तो और एनर्जेटिक फील करेगा। यानी कि मन के बियॉन्ड इन्वायरमेंट की कोई एनर्जी होती है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। अगर वो एनर्जी ज्यादा है तो हम हाई फील करते हैं, अगर वो एनर्जी डाउन है तो डाउन फील करते ये बात आपकी मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये बातें बता रहे थे कि जब हम किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हैं तो एनर्जी हाई हो जाती है, तो मैं कुछ देर के लिए बाहर चला गया था इस लोकेशन से, और था वैष्णो देवी। हैं। और मैं वैष्णो देवी की जो रास्ता है करीबन 16-17 किलोमीटर चलना पड़ जाता है, होकर पहाड़ी का इलाका है। सब बिना खाए पिए, केवल नींबू पानी और ये पीते हुए हम पूरी पहाड़ चढ़ जाते हैं। लेकिन अभी अगर बोल दिया जाए कि बिना खाए पिए यहाँ से 1 किलोमीटर चलना है, सर हम थक जाते हैं।
और वहां पे थकान नहीं होती, बल्कि पूरी रात भर सफर करके जाओ, फिर पहाड़ चढ़ो, माता जी का दर्शन करो, फिर नीचे आओ और नीचे आने के बाद वापस बाई ट्रेन दिल्ली आ जाओ। राइट, थकान नहीं लगी आपको। बिल्कुल। तो ये जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे अभी अपन बाहर बैठे हुए हैं, खुले में बैठे हुए हैं, तो यहाँ एनर्जी हाई है। जब बिल्कुल। हम कमरे के अंदर जाते हैं तो एनर्जी लो हो जाती है। ठीक। किसी ऐसी जगह पे चले जाइए यहाँ बहुत गंदगी है, बंद पड़ा हुआ है, वहां जाएंगे तो एनर्जी एकदम डाउन फील होगी। ये क्या चीज है? कौन सी एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही? ना वहां सनलाइट का कोई मात है, ना कोई टेम्परेचर है, ना कोई ह्यूमिडिटी है, लेकिन हम कुछ चीज फील कर रहे हैं। और कहाँ से फील करते हैं? क्या मन से या कोई और सिस्टम है? यही मैं बात कह रहा हूँ। अच्छा, एक और बात, जब आप मन की बात कर रहे हो, बात एनर्जी की आप कर रहे हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी की, प्राणिक ऊर्जा की, क्या ये भावनात्मक है, इमोशनल है? मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो ये क्या चीज है जो हम फील कर रहे हैं? जब हम किसी से मिलते हैं तो एनर्जी फील करते हैं, प्लस या माइनस। किसी जगह पे जाते हैं तो एनर्जी फील करते हैं। मन जो है जब अच्छा नहीं फील करता तो एनर्जी प्लस माइनस होती है। तो ये क्या चीज है? तो वैदिक विज्ञान कहता है कि हम 5 कोश हैं। 5 कोश मतलब हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है। यानी शीत है एनर्जी की। एक फिजिकल है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसीलिए उसे टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है 5 सेंसेस से। लेकिन जो बाकी 4 बॉडीज हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि हम 5 सेंसेस से कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे चारों तरफ होती हैं। वैदिक विज्ञान में उसे ऑरा, आभा मंडल कहा गया। क्वांटम फिजिक्स ने ये प्रूव किया कि हम कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे होते हैं, हमारे चारों तरफ कुछ एनर्जी होती है और उस एनर्जी को सर्टेन डिवाइसेस की मदद से कैप्चर किया जा सकता है। लाइक जो पहले उसे साउंड फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कैप्चर करने की कोशिश की गई, फिर बाद में क्रिलियन साइंटिस्ट ने उसे ऑरा की फॉर्म में कैप्चर किया, और आजकल तो बायोफील्ड व्यूअर, बायोफील्ड रीडर, जीडीवी, बायोवेल, ऐसी कई डिवाइसेस आ गई हैं जो आपका एनर्जी ब्लूप्रिंट दिखाती है। लाइव भी देख सकते हैं, क्वालिटेटिव भी देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी देख सकते हैं। यानी चारों तरफ एक एनर्जी है आपके। अब इन डिवाइसेस के एनालिसिस के बाद जो एनर्जी मेडिसिन ब्रांच शुरू हुआ। एनर्जी मेडिसिन मतलब क्या एनर्जी को मेडिसिन की तरह यूज किया जा सकता है? क्या हीलिंग साइंसेस होती हैं? क्या आप एक दूसरे को एनर्जाइज कर सकते हैं या किसी की एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी की एनर्जी को चार्ज कर सकते हैं? क्या एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है? ये बड़े क्वेश्चंस हैं समझने के। मेडिकल साइंस और एनर्जी मेडिसिन ये दो बिल्कुल अपोजिट साइंसेस हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस केवल फिजिकल की बात करता है, लेकिन एनर्जी मेडिसिन फिजिकल की भी बात करता है और मेटाफिजिकल की भी बात करता है। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली बॉडी वर्किंग एज ए मशीन, ब्रेन कंप्यूटर, माइंड सॉफ्टवेयर। और सोल क्या है? सोल एक पावर बैंक है। मेडिकल साइंस सोल को मानता है लेकिन उसे डिफाइन नहीं करता। सोल एक पावर बैंक है और ये पावर बैंक जब चला जाता है तो बोलते हैं ये पूरी बॉडी बंद हो गई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो। लेकिन जो सोल की एनर्जी है उसको सेल तक, एक एक सेल सोल से जुड़ा हुआ है, तो ये सेल तक ले जाने के लिए कोई तो सिस्टम होगा ना। जैसे 5 लीटर ब्लड को आर्टरीज और वेन्स पूरे बॉडी में लेके जा रही है, और वो जो ब्लड है वो एक कैरिंग सिस्टम है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, पूरी बॉडी में ले जाने के लिए। और जहां का ब्लड फ्लो हो जाता है, रुक जाता है, वहीं पे गैंग्रीन हो जाता है, वहीं पे इन्फाक्ट हो जाता है। तो सेम टू सेम हमारे वैदिक विज्ञान में कही गई है कि पूरे शरीर के अंदर 3,52,006 नाड़ियां हैं, मेजर, माइनर और माइक्रो। तो जैसा एक नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आर्टरीज और वेन का जाल बिछा है, इसी प्रकार से हमारी इस फिजिकल और मेटाफिजिकल बॉडी के बीच में जो प्राणमय कोश है, जो दूसरी लेयर है, उसमें नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। नाड़ियां मतलब क्या? ये एनर्जी चैनल्स हैं, ये ट्यूब्स हैं, जिसके अंदर क्या फ्लो करता है? लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स एनर्जी क्या है? फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग, फोर्स बिहाइंड लाइफ। जिस सेकंड ये एनर्जी फ्लो बंद हुआ, लाइफ खत्म हो जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर से, राइट? तो ये जो फोर्स है यही हम फील करते हैं। जब एक व्यक्ति का लाइफ फोर्स दूसरे व्यक्ति की लाइफ फोर्स से इंटरेक्ट करता है तो हम फील करते हैं उस व्यक्ति की प्रेजेंस को। किसी का लाइफ फोर्स हमें इनहांस करता है, किसी का लाइफ फोर्स डाउन करता है। और इस लाइफ फोर्स को पूरी बॉडी में चलाने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं प्राणमय कोश या नाड़ी और चक्र सिस्टम। नाड़ियां तो समझ में आ गई आपको, ट्यूब्स हैं। फिर चक्र क्या है? चक्र क्या है?
इसको बहुत ही साइंटिफिक वे में समझिए, जहां जहां पर ये नाड़ियां आपस में क्रॉस करती हैं, तो वो जो जंक्शन है, उस जंक्शन के ऊपर एक रेगुलेटर लगा हुआ है। उस रेगुलेटर से एनर्जी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये रेगुलेटर भी है और ये ट्रांसफार्मर भी है। एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो अगर हम सटल सिस्टम को थोड़ा सा फिजिकल वे में विजुअलाइज करें, तो जैसे वायरिंग होती है घर के अंदर में, और वायरिंग के ऊपर रेगुलेटर लगे होते हैं, एमसीबीज लगे होते हैं, जिससे हम पूरे घर की वायरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पंखे के रेगुलेटर होते हैं, उसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में 3,52,006 नाड़ियां बिछी हुई हैं, और ये चक्र जो है वो रेगुलेटर है। अब आर्टरी वेन नर्वस सिस्टम जो है ये केवल फिजिकल बॉडी में है, उसके बियॉन्ड नहीं है। यहाँ पे कोई आर्टरी और वेन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसके अंदर है सब कुछ। लेकिन जो हमारा ये प्राणमय कोश है, जो नाड़ी और एनर्जी है, चैनल्स हैं, ये फिजिकल भी हैं और मेटाफिजिकल भी हैं, मतलब शरीर के अंदर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं। अगर आप वैदिक विज्ञान के अंदर जाके देखें तो एक डायग्राम दिखेगा, एक फिजिकल बॉडी बैठी हुई है, उसके अंदर भी नाड़ियां हैं क्रिस क्रॉस और बाहर भी हैं। ऐसा वर्णन वैदिक विज्ञान में मिलता है। तो क्योंकि वैदिक विज्ञान में 5 कोश कहे गए हैं, तो हमारा वजूद फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड भी है। और ये जो नाड़ियां हैं, ये केवल फिजिकल बॉडी की सेल के अंदर ही नहीं, ये फिजिकल बॉडी से माइंड को भी जोड़ती हैं, मन को। ये बुद्धि के साथ भी जुड़ी हुई हैं, या आत्मा के साथ भी जुड़ी हुई हैं। आप ये समझिए, एक फिजिकल बॉडी है, उसके चारों तरफ मन है, माइंड है, मनोमय कोश है, उसके चारों तरफ विज्ञान में कोश हमारी बुद्धि है, और उसके चारों तरफ आत्मा है, सोल है। और सोल से लेकर सेल तक कुछ सिस्टम बना हुआ है जो सोल की एनर्जी को सेल तक लेके जा रहा है। सोल और स्पिरिट ये दोनों डिफरेंट है। सोल मतलब क्वांटम पार्टिकल, जिससे ये पूरी बॉडी चल रही है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी का दाता है, जो बैटरी का पावर बैंक है। हमारी जो बैटरी है वो फिजिकल नहीं है, जैसे मोबाइल की बैटरी फिजिकल होती है। हमारी जो बैटरी है वो मेटाफिजिकल है, एक क्वांटम पार्टिकल है। लेकिन उस क्वांटम पार्टिकल से सेल तक, 60 ट्रिलियन सेल्स तक एक जाल बिछा हुआ है नाड़ियों का। और इसी नाड़ी में सेल, जो सोल है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करती है। और जिस समय सोल गायब हो जाती है या बंद हो जाती है, निकल जाती है बॉडी से, तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो नाड़ियों में बंद, और नाड़ियों में बंद तो सब कुछ बंद। अब और समझिएगा थोड़ा, तो ये जो केवल फिजिकल बॉडी को कनेक्ट नहीं किया है, ये दूसरे कोश में भी है नाड़ियां, मनोमय कोश। तो बहुत सारी नाड़ियां ऐसी हैं जो अन्मय कोश में है, जो फिजिकल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, चाहे वो इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग हो, चाहे वो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो, नर्वस सिस्टम की हो, एंडोक्राइन सिस्टम की हो, कोई भी सिस्टम है, तो उसकी फंक्शनिंग फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती है, नाड़ियों के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो। दूसरी तरफ ये नाड़ियां मन से जुड़ी हुई हैं, मनोमय कोश में, तो मन को भी प्रभावित करती हैं एनर्जी फ्लो। इसीलिए जब आप किसी एनर्जेटिक स्पेस में जाए, डिप्रेस पर्सन को आप एक स्पेस चेंज कर दीजिए, एक डिप्रेशन के पेशेंट को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए जहां हाई एनर्जी हो, इमीडिएट वो अच्छा फील करना शुरू कर देगा। यानी नाड़ियों में ऊर्जा का फ्लो हुआ तो उसके मन की फीलिंग्स चेंज हो गई, मनोमय कोश के अंदर में एनर्जी वाइब्रेशन आनी शुरू हो गई। एक व्यक्ति को आप जब एनर्जेटिक स्पेस में बिठा देते हैं तो उसकी बुद्धि एक्टिव हो जाती है। जब आपको कुछ अच्छा लिखना होता है, जब कोई अच्छे डिसीजंस लेने होते हैं, तो आप कोई एनर्जेटिक प्लेस की तलाश करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जब एनर्जी हाई होती है तो आपका विज्ञान में कोश बुद्धि एक्टिव होती है। इसके बियॉन्ड ये जो नाड़ी और चक्र हैं, ये हम एक दूसरे को भी कनेक्ट करती हैं। जब एक पर्सन एक सर्टेन एनर्जी पे वाइब्रेट हो रहा है, जब दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है, तो दोनों का बायोफील्ड आपस में कनेक्ट हो गया, दोनों की नाड़ियों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। अगर आप किसी हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी लोगों से मिलेंगे, तो आपको ये लगेगा उससे मिलने के बाद कि मैं चार्ज हो गया, क्योंकि आपने उनसे कुछ एनर्जी ले ली। लेकिन आप अपने से कम फ्रीक्वेंसी के लोगों पर मिल रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसने मेरी एनर्जी ड्रेन कर दी। यस, डेफिनेटली, क्योंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी पे थे, वो लो फ्रीक्वेंसी पे था, उसकी एनर्जी ड्रेन हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई वहां पर। तो हम एनर्जी बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन मतलब फिजिकल पार्ट, ब्रेन एंड बॉडी, बीइंग मतलब मेटाफिजिकल पार्ट। और ह्यूमन बीइंग, जो बीइंग पार्ट है, उसके अंदर ये नाड़ियों और चक्रों का जाल बिछा हुआ है, जो हमें खुद से कनेक्ट करता है, एक एक सेल से कनेक्ट करता है, माइंड से कनेक्ट करता है, बुद्धि से कनेक्ट करता है, सोल से कनेक्ट करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है, इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है। और ये सिस्टम समझना बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि अगर हमने इस सिस्टम को समझ लिया तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी के पूरा सिस्टम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पांडे जी, एक बात बताइए
क्या होता कि अगर एंडोक्राइन सिस्टम या इम्यून सिस्टम की खोज नहीं हुई होती, तो क्या हम ह्यूमन बीइंग को पूरा समझ पाते? ना, नहीं समझ। बहुत सारी बीमारियां जो एंडोक्राइन हार्मोन से हो रही हैं, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, इतना सा हार्मोन होता है, कितना माइक्रो मिलीग्राम्स में होते हैं हार्मोन्स, लेकिन उसका थोड़ा सा भी कम होना या ज्यादा होना पूरी बॉडी के अंदर में सारे शेप चेंज कर देता है, फंक्शनिंग चेंज कर देता है। थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हुआ फीमेल के अंदर, बाल आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा मेल के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया, 0.01 माइक्रो मिलीग्राम, इमीडिएट उसकी वॉइस चेंज हो जाती है। सोच के देखिए, अगर हमें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में नहीं पता होता, तो क्या हम ह्यूमन बीइंग को प्रॉपरली समझ पाते? क्या होता अगर नर्वस सिस्टम का खोज नहीं हुआ होता? तो सेम टू सेम मैं कहना चाह रहा हूं कि इन सिस्टम के बियॉन्ड एक सिस्टम और है, जिसे मैं कह रहा हूं लाइफ फोर्स एनर्जी सिस्टम, एनर्जी सिस्टम। ये है नाड़ी और चक्रों का, और ये केवल फिजिकल ही नहीं, मेटाफिजिकल है, और मेटाफिजिकल के साथ साथ ये फिजिकल को भी उतना इन्फ्लुएंस करता है। तो एक तरफ ये हमारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है, दूसरी तरफ साइकोलॉजी को, तीसरी तरफ पर्सनैलिटी को, और चौथी तरफ स्पिरिचुअलिटी को। क्योंकि ये फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ है तो आपकी फिजियोलॉजी अफेक्ट होगी, ये आपके माइंड के साथ जुड़ा हुआ है तो आपकी साइकोलॉजी अफेक्ट होगी, ये आपकी ऑरा के साथ जुड़ा हुआ है तो आप दूसरे वर्ल्ड को, बाहरी लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, पर्सनैलिटी अफेक्ट होगी। और चौथा, ये आपकी सोल के साथ जुड़ा हुआ है, और सोल किससे जुड़ी हुई है? ब्रह्मांड से, हायर सोर्स से। तो अगर हमें हायर सोर्स के साथ कनेक्शन बनाना है, जो हम ध्यान की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें इस एनर्जी सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और पूरा आयुर्वेद, पूरा योग इस एनर्जी सिस्टम के थ्रू ही काम करता है। जितनी भी साइंसेज हैं, इनफैक्ट मेडिकल साइंस भी लाइफ फोर्स एनर्जी के थ्रू ही काम करती है, लेकिन उन्हें उसके बारे में मालूम नहीं है अभी। उन्हें लग रहा है कि फिजिकल बॉडी ही सब कुछ है। मानता हूँ फिजिकल बॉडी सब कुछ है, लेकिन उसके बियॉन्ड ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी सिस्टम है, जब ये डायग्नोज हो जाएगा, ये डिस्कवरी हो जाएंगी, रिसर्च हो जाएंगी, और इसे मेडिकल साइंस अगर मानने लग जाए, तो मेडिकल साइंस के अंदर एक नया विज्ञान आ जाएगा। जैसे साइकोलॉजी आया, ऐसे ही एनर्जी मेडिसिन को आज एड ऑन करने की जरूरत है मेडिकल साइंस के साथ। बिल्कुल। तो हमने बहुत सारे सिस्टम को पढ़ा है, करके 7 और अभी 9 सिस्टम हो जाते हैं। पर इन सिस्टम के बियॉन्ड एक सिस्टम है, जो इन सारे सिस्टम का केंद्र बिंदु है। जैसे कि है, जब हम बायोलॉजी के छात्र हुआ करते थे तो बताया जाता था कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है दैट इज द मास्टर सिस्टम, जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। लेकिन जब हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जब हम अध्यात्म की ओर बात करते हैं, वैदिक विज्ञान की बात करते हैं, तो एक सिस्टम और आ गया है, और वो है एनर्जी का सिस्टम, ऊर्जा विज्ञान, प्राणिक ऊर्जा विज्ञान, जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और डब्ल्यूएचओ जब बोलता है कि आप हेल्दी तब हो जब आप फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल इन और इमोशन, इन सभी चीज़ों से आप बेहतर रहते हैं, अच्छी जिंदगी, तभी आप स्वस्थ कहलाते हैं, तभी आप हेल्दी कहलाते हो। और इन सारे डायमेंशन को अगर कोई रेगुलेट कर रहा है, सामंजस्य बिठा रहा है, तो वो लाइफ फोर्स एनर्जी है। कहा था ना कि इससे बढ़िया समझ वाला वीडियो अभी आपको नहीं मिलेगा, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस और वैदिक विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी तीनों को जोड़ करके बात कर सके। जुड़े रहिएगा, फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो पे।